मित्रों, मान लीजिए स्नो वाइट के पास 1 लाख रुपए हैं, तो वो सारे बैंक में जमा नहीं करेगी। हो सकता है 10,000 अपने पास कैश में रखे और बाकी 90,000 बैंक में जमा करे। तो आप कहे उसको कितने पैसे अपने पास कैश में रखने हैं, वो वॉल्ट डिज्नी वाले तय करें, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में दिया है, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में दिया है, इसलिए हमें पढ़ना है। तो कुल मिलाकर 3 कारण हो सकते हैं, क्यों हम सारा पैसा बैंक में जमा नहीं करते, थोड़ा अपने पास कैश में रखते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि स्नो वाइट को एप्पल या ऑरेंज खरीदने हो, यार एप्पल तो वो खरीदेगी नहीं, आकर कोमा में चली जाए, तो ऑरेंज खरीदने हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन मोटिव, उसके वास्ते कुछ पैसे पब्लिक कैश में रखती। दूसरा कारण हो सकता है उसको डर लगे कि अभी ये कोरोना चल रहा है और मुझे दवाई की इमरजेंसी ज़रूरत होगी, तो एहतियात के रूप में प्रिकॉशन में कुछ पैसा कैश में रखे, क्योंकि हर दुकान में यूपीआई पेटीएम सब चलता हो गारंटी नहीं है। तीसरा कारण, शायद बहन ये सोच रही है कि मैं थोड़ा वेट कर लूँ और ये गोल्ड या बिटकॉइन का भाव थोड़ा एक अच्छे लेवल पर आ जाए तो मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहूँगी, कि बैंक वाले तो अच्छा ब्याज देंगे नहीं। तो ये हुआ स्पेक्युलेटिव मोटिव। इसके वास्ते भी पब्लिक कुछ पैसा अपने पास कैश में रखेगी, सारे का सारा बैंक में जमा नहीं करेगी। इस चीज़ को कहा जाता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने दी थी। क्योंकि एनसीईआरटी में है तो हमें एग्जाम पास करनी है, वी हैव टू प्रिपेयर। मित्रों, मान लीजिए ये आरबीआई है और इसने छापे 1 लाख रुपए, जिसे मैं कहूँ M0 है, और ये दे दिए स्नो वाइट को। अब स्नो वाइट ने वो सारे पैसे डिपॉजिट कर दिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ने वो सारे पैसे लोन में दे दिए आयन मैन को, और आयन मैन ने वो सारा पैसा सैलरी के रूप में दे दिया नोबिता को, और नोबिता ने वो सारे पैसे वापस डिपॉजिट कर दिए बैंक में। उसका भी एसबीआई में अकाउंट है। तो मेरा आपको प्रश्न है कि इकोनॉमी में कितना पैसा है, कितना मनी सप्लाई है? आपके लाख रुपए छापे थे, घूम के उधर लाख रुपए गए, लाख रुपए मनी सप्लाई है? नहीं, 1 लाख से कई गुना ज़्यादा होगा। उसको नापने के अलग अलग टूल्स होते हैं कि यहाँ से यहाँ ये जो पैसा गया, टोटल मनी सप्लाई कितना होगा। M1, M2, M3, M4 ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, हमें पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो मित्रों, मुद्दा है इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट्स पार्ट 2। मतलब ये सीरीज का उद्देश्य ये है कि आप यहाँ से बेसिक्स क्लियर करें इकोनॉमी के, फिर जहाँ से पढ़ना है आप पढ़ लो। मेरा ये कोर्स किताब कुछ लिया नहीं लिया आपकी श्रद्धा है। और यहाँ पर इकोनॉमी हम लोग 6 पिलर में पढ़ रहे हैं, जिसमें इकोनॉमी का पहला पिलर, वहाँ पर भी पहला चैप्टर यूपीआई बिटकॉइन बार्टर सिस्टम, वो हमने देख लिया था। आज के इस लेक्चर में मनी सप्लाई के बारे में समझेंगे, उसके बाद सीआरआर, रेपो वगैरह मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में समझेंगे। तो दिस इज पिलर 1A1। उसके बाद पिलर 1B, वहाँ पर बैंक एनबीएफसी क्लासिफिकेशन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बासल नॉर्म्स, ये सब देखना है। उसके बाद पिलर 1C शेयर मार्केट देखना है। लास्टली पिलर 1D इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये खत्म हो फिर बजट, टैक्सेशन वगैरह, कुल मिलाकर 6 पिलर है। अब आप पाएंगे ये पिलर 1 जो है उसको मैं व्यापक रूप से पढ़ाता हूँ। उसका कारण हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर 100 सवाल आते हैं तो उसमें से 6 से 7 सवाल ये वाले सेगमेंट से आते हैं। इस कारण से यहाँ आपको ज़्यादा लेफ्ट राइट करनी चाहिए। और इस सीरीज में ऑलरेडी मैं एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ, वो बार्टर सिस्टम, यूपीआई, बिटकॉइन वगैरह, और टाइम पास लेक्चर नहीं था, प्रॉपर नोट्स मैंने बनवाए हैं। तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करके बाद में आइए। जमाई राजा मत बनो, वरना ये वाली सीरीज में आपको ज़्यादा लाभ नहीं होगा। आज की भी सीरीज में आपको नोट्स बनाने तो नोट पेन लेके बैठना। और इस पूरे लेक्चर का पावर पॉइंट आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप से। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे पिलर 1A2 पार्ट ए, मनी सप्लाई, जिसमें 4-5 मुद्दे समझने। पहला, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। दूसरा, एक बैंक की एसेट्स और लायबिलिटी क्या होती है। तीसरा, बैंक के डिपॉजिट्स के प्रकार क्या होते हैं। मनी सप्लाई इंडिकेटर M1 से M4। उसके बाद ये M0 क्या होता है, क्रिएशन ऑफ मनी कैसे होता है, ये सब समझेंगे। तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख लेना। सबसे पहला तो सवाल था कि पब्लिक सारा पैसा बैंक में क्यों नहीं रखती, कि 10,000 कैश में रखेगी, 90,000 ही बैंक में रखेगी। तो उसके 3 कारण मैंने आपको बताए।
ट्रांजैक्शन डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड, और ये सब को कहते हैं हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, जो जॉन मेनार्ड कीन्स ने दी थी। और हमें इसलिए पढ़नी है क्योंकि एनसीईआरटी 11-12 में दी है, जिसमें से यूपीएससी सवाल पूछती है। अब यहाँ पर एक बात और आप समझिए, इकोनॉमी और साइंस में आप 11-12 की जो एनसीईआरटी है, तो शब्दशः हर एक लाइन, हर एक वर्ड याद करके जाना जरूरी नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, खासकर 2011 में जो नया सीसेट सिस्टम आया उसके बाद वाले, उस हिसाब से आपने सिलेबस का एक दायरा बांधना है। तो अब छाती नहीं पीटनी है कि सब कुछ उसमें काम का है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ज्योग्राफी या हिस्ट्री की आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको शब्दशः 11-12 का सब रट के जाना चाहिए, क्योंकि वो शब्दशः वर्ड बाय वर्ड उठा के पूछते हैं। वो दो अलग विषय हैं, ये दो अलग विषय हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोरोना के बाद एनसीईआरटी का रैशनलाइजेशन हो रहा है, मतलब पहले जो लंबे चैप्टर्स थे उनको कॉम्प्रेस किया जा रहा है, ताकि ये तारे जमी पे दरशील सफारी टाइप लोगों को तकलीफ कम हो, विच इज़ फाइन। लेकिन जो यूपीएससी पेपर सेट करते हैं वो आमिर खान नहीं है, वो सब प्रोफेसर वायरस जैसे लोग हैं। तो उनकी थियरी की क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी बन चुकी है, जो अभी और 5 साल तक चलेगी। तो ज़रूरी नहीं वो अच्छा ये नए एनसीईआरटी में से हटा दिया तो इसको नहीं पूछना है, नहीं, उनको जो पूछना है वो पूछ के रहते हैं। वो इतनी जल्दी अपनी क्वेश्चन बैंक को अपडेट या ट्रिम नहीं करते जो थियरी के सवाल होते हैं। कुछ ये बाबू सोने जो आ जाते हैं कि देखो ये जो नई एनसीईआरटी है तारे जमी पर एडिशन, उसमें जो नहीं दिया वो भी तुम एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि वो पुरानी प्रोफेसर वायरस एडिशन में दिया है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम बॉलीवुड की मूवी नहीं है। खैर, तो हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी समझ ली, अभी इसको लिखना मत, लिखने वाली स्लाइड आएगी, मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो द सेकंड पॉइंट इज एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ बैंक। देखिए, बैंक ने विजय माल्या को लोन दिया, तो माल्या के पॉइंट ऑफ व्यू से वो माल्या की लायबिलिटी है, देता है, उसे वापस करना चाहिए। और बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज आप सुन, और बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि मिरर के इस तरफ, आईने के इस तरफ लेफ्ट का राइट हो जाएगा, तो बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोन बैंकर की एसेट है, क्योंकि वो उसमें से ब्याज कमाएगा। अब कोर्स माल्या ने तो लोन वापस नहीं किया, तो हम कहें बैड लोन है, टेक्निकली उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन आप गौर करिए, एसेट शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि बैंकर के लिए वो संपत्ति है, भले अभी परफॉर्म नहीं कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसी प्रकार से जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसेट है, क्योंकि उस डिपॉजिट से आप सेविंग इंटरेस्ट कमाएंगे। लेकिन बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से आईने के उस तरफ देखो, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, कि जनता की डिपॉजिट बैंकर के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बैंकर ने वो पैसा वापस करना है। अब तक जो हमने समझा, नोट पेन से लिखिए। पब्लिक के पास है कॉइन करेंसी, हालांकि उसमें से वो कुछ अपने पास कैश में रखती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव मोटिव है। बाकी का पैसा वो बैंक में जमा करते हैं, जो बैंक की लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले आप इतना वीडियो पॉज करके लिखिए, 4 3 2 1। अब यहां से यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा 2019 में, वीडियो पॉज करके ट्राई करें, 4 3 2 1। हाँ, तो इसमें से कौन सी चीज बैंक के लिए एसेट नहीं है? अभी हमने देखा ना कि जो डिपॉजिट्स हैं वो आम जनता के लिए एसेट है, बैंकर के लिए तो वो लायबिलिटी है। यानी कि बैंकर के लिए डिपॉजिट एसेट नहीं है। बस तो हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन एसेट, तो जवाब है बी, डिपॉजिट्स, क्योंकि वो बैंकर की लायबिलिटी है। बाकी शब्दों का क्या मतलब है वो हमको ना भी पता हो तो भी हम ये जवाब तो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैंकों की इन डिपॉजिट्स के प्रकार समझते हैं। कुछ होती है डिमांड डिपॉजिट्स, कुछ होती है टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट उसमें आएगा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। टाइम डिपॉजिट का एक एग्जांपल है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इन सब में क्या अंतर है? तो दो बातों से फर्क पड़ता है। पहला, आपको ब्याज कितना मिलेगा, और दूसरा कि क्या आप प्री मैच्योर विड्रॉल करेंगे। कि मान लो फिक्स डिपॉजिट आपने 3 साल के लिए किया है, तो 2 साल में निकाल दोगे तो पेनल्टी चढ़ेगा कि नहीं, और क्या करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में भी ऐसा पेनल्टी चढ़ता है क्या? बस यही फर्क है। तो बस वीडियो पॉज करके आप टेबल पढ़ लो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 4 3 2 1। हाँ, तो डिमांड डिपॉजिट है, उसमें समझो ब्याज कम मिलता है, लेकिन आप मन चाहे तब पैसा उठा सकते हो, इसलिए बोला डिमांड डिपॉजिट। और सामने जो टाइम डिपॉजिट है वो उसमें ब्याज ज़्यादा देंगे, लेकिन फिर शर्त करेंगे 3-5 साल तक निकाल नहीं सकते, वरना पेनल्टी चढ़ेगी। अब एक और प्रश्न, लिक्विडिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विडिटी। कि आपके पास कोई एसेट है, जैसे कि एक मकान, तो कितनी जल्दी आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? तकलीफ होगी, टाइम लगेगा, क्योंकि मैं मकान बेचने को भी निकालूं तो 3-4 महीने तो लग जाएंगे, ब्रोकर आएंगे, बहुत सारे ग्राहक आएंगे, भाव पूछ के देख के चले जाएंगे।
तो यानी इस एसेट की लिक्विडिटी कम है, जैसे मकान हो गया, जैसे फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में देखा कैसे फिक्स डिपॉजिट कुछ समय के लिए लॉक रहती है। ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर मेरे पास एक गोल्ड की बिस्किट होती तो तुरंत अभी जाऊं 1 घंटे में बेच सकता हूं ज्वेलर को, तो इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है। उसी प्रकार डिमांड डिपॉजिट के नाम पे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा, मन चाहे तब उठा सकता हूं, उसकी भी लिक्विडिटी ज़्यादा है। हाँ, तो अपना ये नोट को आप अपडेट करें। बैंक की लायबिलिटी 2 जात की होती है, डिमांड डिपॉजिट्स और दूसरी होती है टाइम डिपॉजिट्स। वीडियो पॉज करके इतना लिख दो, 4 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताया, उसके ऊपर एडवांस टॉपिक और भी होते हैं कि टोटल डिमांड ऑफ मनी क्या होता है, उस पर इन्फ्लेशन, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट आदि का क्या असर होता है। तो वो सब मेरी बुक में, कोर्सेज में अवेलेबल है। ये सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव है एकदम बेसिक पढ़ाई करना, जो एकदम नए विद्यार्थी हैं जिनको इकोनॉमी से डर लगता है, नफरत है। बाकी फुल लेंथ मेरे प्रीलिम्स के क्लासेस क्रिसमस से शुरू हो गए हैं। गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम रात को 9 बजे क्लास होती है। हर बुधवार को टेस्ट होती है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी दिए जाते हैं। और मेरा ये कोर्स अनअकैडमी के नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का हिस्सा है। और ये अनअकैडमी यूपीएससी के लाइव कोर्सेज के नेटफ्लिक्स जैसा है कि एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज आपके अनलॉक हो जाते हैं, चाहे थियरी से करंट, प्रीलिम से मेंस, जीएस से सीसेट, इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, सब कुछ इसमें शामिल है। और पिछली एग्जाम सीजन में अनअकैडमी के इन्हीं सब ऑफरिंग्स की मदद से 8080 से ज्यादा लर्नर्स ने यूपीएससी क्रैक किया है। और इसमें हम मॉक इंटरव्यू वाले जोड़े तो नंबर और बढ़ जाता है। और रिपब्लिक डे के अवसर पर एक और चीज आपको दी जा रही है, सीएससी एश्योर, यानी हमसे पढ़ने के बाद भी यदि आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते तो आपको फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन इसकी शर्तें हैं। मित्रों, इस 26 जनवरी के अवसर पर अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी को और अफोर्डेबल बना रहा है। लोएस्ट एवर प्राइस, जिसमें आप पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं केवल 17,999 में। और रिपब्लिक डे के अवसर पर एक और चीज आपको दी जा रही है, सीएससी एश्योर, यानी हमसे पढ़ने के बाद भी यदि आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते तो आपको फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन इसकी शर्तें हैं। यह ऑफर केवल 2 साल या उससे ज्यादा के सब्सक्रिप्शन के लिए वैलिड है। और शर्त यह है कि आपने नियमित रूप से क्लास अटेंड किए हों, मॉक टेस्ट दिए हों, तो आपको यह फायदा मिलेगा। इन सब का लाभ उठाने के लिए यूज कीजिए डिस्काउंट कोड mrinal.org। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो फिर आप मॉक टेस्ट और मेंस आंसर राइटिंग पर फोकस कर पाएंगे। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, अब तक हमने 3 मुद्दे समझ लिए, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ बैंक और बैंक डिपॉजिट के प्रकार। अब चौथा और पांचवा मुद्दा है मनी सप्लाई की फॉर्मूला M1 से M4, और उसके बाद M0 और मनी क्रिएशन कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत सरकार और उसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो बना है उसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, कि उसमें टैक्सेशन, सब्सिडी, डिसइन्वेस्टमेंट आदि सब हथियारों की मदद से वो इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके मुकाबले आरबीआई भी कुछ हथियार अपनाता है, जैसे सीआरआर, रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वगैरह। उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति। अब ऐसी कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले हमें कुछ डेटा निकालना होगा। हम अगर सोचे कि हम एक न्यूट्रिशन पॉलिसी, पोषण नीति बनाना चाहते हैं भारत और अमेरिका के लिए, सबसे पहले क्या करोगे? आपने सभी लोगों का बॉडी मास इंडेक्स निकालना होगा कि कौन मोटा है, कौन पतला है। फिर हमें पता चले कि भारत में कुपोषण की समस्या है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री में दे दो, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ऑन दी ऑपोजिट साइड, अमेरिका में पता चले कि वहां तो ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या है, तो वो मुफ्त में अनाज नहीं देंगे, वो कहेंगे सोडा टैक्स लगा दो, पिज्जा, फास्ट फूड, पेप्सी कोला पे ज्यादा टैक्स लगाओ ताकि पब्लिक उसे कम खाए। तो दोनों ही पॉलिसी सही है अपने हिसाब से, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए डेटा, बॉडी मास इंडेक्स। तो सबसे पहले कुछ डेटा निकालना पड़ता है। उसी प्रकार जब आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, वो सोचता है मैं लोन इंटरेस्ट रेट क्या रखूं, सीआरआर, रेपो क्या रखूं, सबसे पहले उसने निकालना होगा कि भाई मनी सप्लाई कितना है अपनी इकोनॉमी में। वरना आरबीआई बिना कुछ सोचे समझे दे दनादन नोट छापना शुरू करे और सरकार वो गरीबों में बांटना शुरू करे चुनाव जीतने के लिए, तो महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर बाजार में उतने प्याज टमाटर है नहीं और पैसा बांटा जा रहा है, तो सप्लाई डिमांड मिसमैच हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमने मनी सप्लाई नापना है कि इकोनॉमी में कितना पैसा प्रेजेंट है, और उसके अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, M0 से लेके M4 इंडिकेटर्स हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। अब एक डिस्क्लेमर, यहां पर जो भी मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा वो एनसीईआरटी पर आधारित है।
उसके ऊपर इकोनॉमिक सर्वे, आरबीआई की वेबसाइट, उस पर थोड़ी अलग फॉर्मूला चलती है, ज़्यादा जटिल प्रकार की होती है, उसमें हम दिमाग खर्च नहीं करेंगे। हालांकि मेरी जो बुक है उसमें दोनों ही फॉर्मूला आपको दी है, लेकिन एनसीईआरटी वाला याद किया बराबर है, उसके ऊपर बहुत दिमाग खर्च करने बैठे तो कॉस्ट बेनिफिट उसका अच्छा है नहीं। चलिए शुरू करते हैं। कुल मिलाकर तो जो अपनी स्लाइड है उसमें 2 फॉर्मूला एक्स्ट्रा ही लिखनी है, लेकिन उसको समझने में अभी जो 10-15 मिनट चले जाएं। ये M0 से M4 फॉर्मूला बिल्कुल जटिल नहीं है, लेकिन शर्त है मैथी मारने मत बैठो, फालतू की पीएचडी करने मत बैठो और वकील मत बनो, तो आसान है, वरना सब जटिल है। तो जितना स्लाइड में दिखे उतना कबूल करना है, फालतू का इधर ये ऐसा कैसा उसमें मत जाना। सबसे पहली फॉर्मूला, जनता के पास कितनी कॉइन करेंसी है प्लस बैंकों में कितना डिमांड डिपॉजिट है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आदि, इधर 100 उधर 100, कुल मिलाकर 200 रुपए हो गए, तो इसे हम कहेंगे M1 और इसे नैरो मनी भी कहा जाता है। बस तो लिखो M1 इक्वल्स कॉइन करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, बस उतना, आगे कुछ नहीं। और ये जो M1 है उसकी लिक्विडिटी को मैं दूंगा 4 स्टार। 4 स्टार क्यों दूंगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले वीडियो पॉज करके अपनी नोट में इतना लिखिए, 4 3 2 1। आगे बढ़ते हैं। पहला, कॉइन करेंसी विद पब्लिक, उस पे ऐड करो आप डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उसमें और ऐड करो टाइम डिपॉजिट विद बैंक जैसे फिक्स डिपॉजिट, तो जो जवाब आया वो है M3, जो ब्रॉड मनी भी कहा जाता है। अब यहाँ वो लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट फिर से आप याद करें कि कितनी आसानी से आप अपनी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड डिमांड डिपॉजिट जल्दी कन्वर्ट होता है, मकान है फिक्स डिपॉजिट देर से कन्वर्ट होती है, उसकी लिक्विडिटी कम है। अब आप सोचिए कि कॉइन करेंसी विद पब्लिक वो तो लिक्विड ही है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक वो भी लिक्विड है, तो मैं कहूँ वो लिक्विड मिल्क है। उसमें ये टाइम डिपॉजिट मैंने ऐड की जो कम लिक्विड है, तो सोचो कि वो एक बनाना था, केला था, जिसको क्रश करके मैं मिक्सचर में इसे मिक्स कर रहा हूँ। तो फाइनल जो जवाब आया M3 वो तो मिल्क शेक हो गया, जो सामान्य मिल्क के मुकाबले कम लिक्विड होगा, लॉजिकल बात है। तो बस यहाँ पर भी वही है कि M3 क्या है, तो उसकी लिक्विडिटी कम होगी, 2 स्टार। और फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बताई, कॉइन करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। वीडियो पॉज करके अपने नोट में ये लिख दीजिए, 4 3 2 1। अब यहाँ तक मैंने बताया वो बेसिक्स है, उसके ऊपर एडवांस बातें और भी आती हैं कि M2 और M4 क्या है, वो पोस्ट ऑफिस का पैसा जोड़ेंगे, ब्रॉड मनी नैरो मनी में और कंपोनेंट्स, इकोनॉमिक सर्वे हर साल इसके सब ग्राफ्स बताएगा कि ये कारणों से ये ऊपर हुआ नीचे हुआ, वो सब एडवांस मुद्दे हैं, वो मेरे कोर्स में किताब में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। हाँ तो मित्रों, आगे का मुद्दा है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। कुल मिलाकर हमें जो पढ़ना है, जो आपको नोट बनानी है, वो तो ये एक ही स्लाइड है, लेकिन इसको समझने में जो 15-20 मिनट अभी जाएंगे। अगेन आई रिपीट, ये मनी मल्टीप्लायर टॉपिक भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिवाय कि आप मैथी मारने बैठो, पीएचडी करने बैठो या वकील बन जाओ। एक केस स्टडी से इसे समझते हैं, नोट पेन से आप भी कैलकुलेशन करना। कि मान लीजिए आरबीआई ने एक करेंसी नोट छापा जिसका सीरियल नंबर है 123, जिसका मूल्य है 100 रुपए, तो इसे मैं कहूँ ये M0 है, और आरबीआई ने ये पैसे मुझे यानी मृणाल को दे दिए। तो अब मेरे पास कैश में 100 रुपीज़ हैं, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं एसबीआई में उसे डिपॉजिट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत लंच ब्रेक रहते हैं, मुझे लाइन में खड़ा रखा, तो डिपॉजिट इज 0। तो स्वाभाविक है एसबीआई अदानी को लोन भी नहीं दे पाई, तो लोन इज 0। इस कारण से अदानी अपने स्टाफ को सैलरी भी नहीं दे पाए, तो सैलरी उनको मिली 0। इस कारण से वो भी एक्सिस बैंक में 1 भी रुपया जमा नहीं कर पाए, तो एक्सिस में भी डिपॉजिट इज 0। तो ये पूरी जो केस स्टडी है, इसमें M3 की क्या वैल्यू होगी, फॉर्मूला तो हमने आगे आपने नोट में लिख दी है, कॉइन करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। तो वीडियो पॉज करके आप सोचिए कितने पैसे M3 में है, 4 3 2 1। हाँ तो आप समझो M3 में क्या आएगा, कॉइन करेंसी विद पब्लिक, तो मृणाल के पास है 100 रुपये, डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट, तो इधर भी 0 इधर भी 0, टोटल क्या है 100 + 0 जवाब आएगा 100। आगे तो लॉजिकल बात है, 100 रुपये पैदा हुए, 100 रुपये तुम्हारे हाथ में है। अब दूसरी केस स्टडी देखिए। कि मेरे पास जो 100 रुपीज़ थे, मैंने जाके एसबीआई में डिपॉजिट कर दिए। अगर मैं डिपॉजिट करूं तो क्या होगा, आगे एसबीआई ने वही 100 रुपये लोन में अदानी को दिए, अदानी ने वही 100 रुपये अपने स्टाफ को सैलरी के रूप में दिए, और स्टाफ ने वही 100 रुपये एक्सिस बैंक में डिपॉजिट किए।
अब वीडियो पॉज करके आप फिर से कैलकुलेट करिए कि M3 कितना होगा। 4 3 2 1। हाँ तो देखिए, कॉइन करेंसी विथ पब्लिक तो जीरो, कैश तो जीरो है मेरे पास। डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, अब आप गौर करना कि मेरे खाते में 100 रुपए हैं और सुबह के 10 बजे हैं। और ये जो वर्कर्स हैं उनके भी खाते में 100 रुपए दिखेंगे सुबह के 10 बजे। दोनों ही अपनी मम्मी को बोले मेरे पास 100 रुपए हैं, तो क्या वो करेक्ट है? जवाब है हाँ, क्योंकि मेरे डिपॉजिट में तो वो तो रहेंगे ना। अदानी लोन में ले गए तो मेरा डिपॉजिट जीरो थोड़ी होगा, और उन्होंने जिसको सैलरी में दिया उसे भी वो पैसा मिलेगा तो उनके डिपॉजिट में दिखेगा। तो टोटल मनी सप्लाई M3 कितना है? कॉइन करेंसी विद पब्लिक जीरो, और ये टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट जो भी है कुल मिलाकर कितना हुआ? 100 मेरे पास है, 100 वर्कर के पास है, 200। जवाब कितना होगा? 200। सो आंसर विल बी बी। अब आपको प्रश्न होगा कि बात कुछ सेट नहीं हो रही है। तुमने तो बोला आरबीआई ने जो पैसा पैदा किया 100 रुपए, और तुम इधर बता रहे हो कि M3 हो गया 200 रुपीज, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप समझिए, एक ही करेंसी नोट एक ही समय पर एक से ज्यादा अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो सकता है। क्योंकि जो पैसा ट्रांसफर हुआ वो नेफ्ट, आरटीजीएस, चेक, डेबिट कार्ड वगैरह से एक खाते से दूसरे खाते में गया होगा। और फिजिकल करेंसी नोट एक है। मेरे लेबर की वैल्यू 100 रुपए है, उस मजदूर के लेबर की वैल्यू 100 रुपए, वो तो ज्यादा हो सकती है ना। तो हम तो अकाउंट बुक में केवल एंट्री कर रहे हैं, इस कारण से वो डबल हो गया। तो आरबीआई ने जो भी पैसा छापा उसे हम कहें M0, दैट इज 100 रुपी। लेकिन जनता के पास कितना पैसा हो गया? मेरे पास भी 100 रुपए, वर्कर के पास भी 100 रुपए, तो 200 रुपए हो गए। तो इसके साथ जुड़ा एक कंसेप्ट है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। वो ऐसा कहता है कि इस साइड टोटल M3 कितना हुआ? आप कहे 200 रुपए, और उस साइड आरबीआई ने कितना जमा किया था? 100 रुपए। तो ये 2x है। यानी आरबीआई हर एक नोट छापती है तो बाजार में टोटल मनी सप्लाई हो जाता है 2 गुना 200 रुपए। ये ऐसा नहीं कि फिक्स रहता है 200 रुपए, वो डिपेंड करता है। पहले 4 टाइम्स रहता था, फिर बढ़ के 5 टाइम्स हुआ, फिर कोरोना में कुछ अलग हो जाएगा। अभी हम थोड़ा और पढ़ेंगे, आपको इसमें क्लैरिटी आएगी। कुल मिलाकर हमें यह समझना है कि आरबीआई के पास एक हथियार होता है सीआरआर। उसे मैनिपुलेट करके आरबीआई इस मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट को कम ज्यादा कर सकता है। कैसे? अभी हम देखते हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या है सीआरआर? कि मान लीजिए मैंने बैंक में जमा किए 100 रुपए, तो ये सारे 100 रुपए एक्सिस बैंक किसी को लोन में नहीं दे सकता। इसमें से करीब 3 से 4 रुपए एक्सिस बैंक ने एक ट्रक में भरने होंगे और आरबीआई में जमा करने होंगे। यानी कि सीआरआर इज अ टाइप ऑफ डिपॉजिट मेड बाय बैंकर इन रिजर्व बैंक। आपके डिपॉजिट में पैसा दिया तो रिजर्व बैंक एक्सिस को कुछ ब्याज देगा? नहीं। ये ऐसी डिपॉजिट है जिसमें रिजर्व बैंक एक्सिस बैंक को कोई ब्याज नहीं देगा। तो आपको ये क्यों करवाया ऐसा? क्योंकि आरबीआई उन 3-4 रुपयों को बफर में रखवाना चाहती है, ताकि किसी दिन अगर बहुत क्राइसिस हो जाए, सारी पब्लिक अचानक अपना डिपॉजिट लेने वापस आ जाए, तो इतना बफर में होना चाहिए। तो दैट इज सीआरआर। अब इस सीआरआर को मैनिपुलेट करके कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है, समझते हैं। हम अपनी ओरिजिनल केस स्टडी में आए कि आरबीआई ने मुझे 100 रुपए दिए थे और मैंने वो सारे 100 रुपए एक्सिस बैंक में डिपॉजिट किए। लेकिन आरबीआई ने अब क्या बोल दिया कि नहीं, इसमें से 10 रुपए तो सीआरआर में लॉक होंगे, वो आप किसी को लोन में नहीं दे सकते। तो बाकी के 90 रुपीज स्टेट बैंक ने अदानी को लोन में दिए। वो सारे 90 रुपीज अदानी ने अपने स्टाफ को सैलरी के रूप में दिए, और उस स्टाफ ने वो सारे पैसे एक्सिस बैंक में डिपॉजिट कर दिए 90 रुपीज। तो अब आप कैलकुलेट करिए M3 कितना है। वीडियो पॉज करें। 4 3 2 1। हाँ तो इस केस में क्या कॉइन करेंसी विद पब्लिक जीरो, डिपॉजिट्स यहाँ 100 रुपए और यहाँ पर 90 रुपीज है। हाँ तो 100 मुनाल के पास डिपॉजिट, 90 वर्कर के पास डिपॉजिट, कितना? 190। तो जवाब क्या होगा? 190। क्योंकि कॉइन करेंसी विद पब्लिक जीरो है, डिपॉजिट्स मृणाल के पास 100 और वर्कर्स के पास 90। तो द आंसर विल बी 190। अब मैं एक टेबल बनाता हूं, आप गौर से देखना कि शुरुआत में जब सीआरआर कुछ भी नहीं था तो 100 रुपए आरबीआई ने छापे, उसमें से 200 रुपए M3 हो गया, यानी 2x मल्टीप्लायर था। लेकिन जब आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा के कर दिया 10%, तो आरबीआई ने छापे 100 रुपए, लेकिन M3 हो गया 190, यानी कि 1.9 टाइम्स। यानी कि जैसे जैसे सीआरआर इंक्रीज हुआ
कि 0 से वो 10 हुआ, तो यहाँ मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज हो गया कि पहले 2x था, अब कितना हो गया 1.9x। तो यानी ये तो इन्वर्स रिलेशन है कि CRR बढ़ता है उस प्रकार मनी मल्टीप्लायर कम होता है। वीडियो पॉज करके खुद से एक बार आप इसको समझ लीजिए। 4 3 2 1। अब इसका आपस में क्या रिलेशन है जरा समझते हैं। देखिए मनी मल्टीप्लायर ओके m3/m0। एक और भी फॉर्मूला ऐसी है कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस। तो इसका मतलब है स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब एक और फॉर्मूला है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब आप सोचिए एक बोट जा रही है, पुरानी वो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन टाइप की टेल क्लॉथ वाली। तो अगर पीछे से पवन ज़्यादा आएगा या कम आएगा, उस हिसाब से बोट की स्पीड ऊपर नीचे हो सकती है। तो बोट की खुद की स्पीड है, लेकिन पीछे से ये धक्का है तो स्पीड बढ़ भी सकती है। उसी तरह मनी मल्टीप्लायर की तो यही फॉर्मूला है m3/m0। लेकिन RBI अगर मनी मल्टीप्लायर को थोड़ा आगे धक्का देना चाहती हो तो वो CRR में बदलाव करे कि CRR डिक्रीज करे तो धक्का बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। स्पीड कम करना चाहती है तो CRR बढ़ा दे, रोड ब्लॉक का काम करेगा, सामने से पवन आने लगेगा। ये एक बात हुई। नेक्स्ट, ये जो बोट है उस पर चलिए स्पीड भी तेज है उसकी खुद के इंजन की, और पीछे से पवन भी तेज आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर बोट में वजन ज़्यादा होगा तो धीमी हो जाएगी। अगर ये सेल क्लॉथ जो है जिसे मैं अब ग्रीन कलर कर रहा हूँ, अगर इसकी साइज छोटी बड़ी होगी उस हिसाब से भी स्पीड पर असर होगा। तो ये तो एडिशनल फैक्टर हो गए। तो मतलब मात्र स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम से तो जवाब नहीं आएगा। उसी प्रकार मनी मल्टीप्लायर, चलिए आपने बोल दिया m3/m0, RBI ने CRR भी बेस्ट करा दिया, एकदम ऑप्टिमल रखा। फिर भी मनी मल्टीप्लायर पर पीछे और भी ये धक्के लगेंगे या रोकेंगे कि पब्लिक के पास कितना पैसा है, वो कितना सेव कर रही है। बैंकिंग पेनिट्रेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, आप शुरुआत के एग्जाम्पल में देखो कि मैंने 100 रुपये कैश में रखे और बैंक में कुछ भी जमा नहीं किया, तो ये डिपॉजिट लोन डिपॉजिट वाली एक्टिविटी हो नहीं पाई। तो उस वक्त तो मनी मल्टीप्लायर ग्रो ही नहीं हुआ था, सिर्फ 100 ही रहा था, भले RBI CRR कुछ चेंज कर दे। तो यानी जनता के कितने बैंक खाते खुले। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, सब गरीबों के बैंक खाते खोलने चाहिए, ये सब भी असर करता है। और उसके आगे डिपॉजिट लोन एक्टिविटी कितनी आगे जा रही है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स। तो खिचड़ी मत करना, फॉर्मूला एक ही है लेकिन उस पर बहुत सारे फैक्टर्स असर करते हैं। तो कुल मिलाकर पूरा जो नोट आपको बनाना ये है, हालांकि हमने सब अभी तक नहीं पढ़ा, अब तक हमने केवल इतना पढ़ा है ये फॉर्मूला मनी मल्टीप्लायर के और उस पर कितने फैक्टर्स असर करते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इतना अपनी नोट में लिखिए। 4 3 2 1। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब तक हमने जो समझा उसमें से यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा है, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। 4 3 2 1। तो ये ऐसा कहना चाहता है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से लाख रुपए विड्रॉ करेंगे तो मनी सप्लाई पर तुरंत क्या असर होगा। ऐसी बात है, सुनिए कि सुबह 10 बजे मेरे पास कैश में 0 थे और डिपॉजिट में मैंने रखे थे 1 लाख। तो M3 क्या होगा, फॉरेन करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। हाँ, तो ये तो 1 लाख ही होगा, लॉजिकल बात है। और फिर सुबह 10:01 पर मैंने वो पैसे विड्रॉ कर दिए। तो अब सिचुएशन ये है कि मेरे डिपॉजिट अकाउंट में 0 रुपये हैं और कैश में लाख रुपए पड़े। तो अब मनी सप्लाई कितना होगा, अगेन कॉइन करेंसी विद पब्लिक 1 लाख प्लस डिमांड डिपॉजिट 0 प्लस टाइम डिपॉजिट 0। तो जवाब फिर से वो 1 लाख रुपये आएगा। आंसर क्या होगा, द आंसर इज इट विल बी अनचेंज्ड। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टिव वर्ड क्या है कि इफ यू विड्रॉ एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई। एग्रीगेट मनी सप्लाई मतलब वो M3 के बारे में पूछ रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इतने सालों में पहली बार इन्होंने ये वाला सवाल पूछा जो आपकी समझ को टेस्ट कर रहा है। वरना मनी सप्लाई तो समझो सभी कोचिंग वाले, सभी किताब लिखने वाले सबने सिखाया है, लेकिन आपकी समझ को टेस्ट करे ऐसा ये पहली बार उन्होंने पूछा था। मित्रों, जैसे जैसे यूपीएससी एग्जाम करीब आए तो आपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देने चाहिए, मतलब जिसमें जीएस के 100 सवाल हों और सीसेट के 80 सवाल, सभी सब्जेक्ट का कंबाइन हो। तो अनअकैडमी की तरफ से ऐसे फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट आयोजित होते हैं जिसका नाम है UAI-PMT। ऐसा दूसरा टेस्ट 31 जनवरी को होने वाला है। सुबह 9:30 बजे जीएस की टेस्ट होगी,
दोपहर 2:30 बजे सीसेट की टेस्ट होगी। इसे भी आप देख सकते हैं, फ्री लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन एक शर्त है, सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो फालतू की जिद करके इसमें मत जाओ, इसमें आपका कोई स्कोर बनने वाला है नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न मनी मल्टीप्लायर के बारे में यूपीएससी ने पूछा। वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। 4 3 2 1। यहाँ क्या कह रहा है, मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज कब होगा? तो आगे आपने नोट में लिखा ना, जब बैंकिंग पेनिट्रेशन, बैंकिंग हैबिट पब्लिक की ठीक होगी तो ये बढ़ेगा। बाकी ऑप्शन रॉन्ग क्यों है? इंक्रीज इन सीआरआर तो वो तो इनवर्स रिलेशन है ना, कि अगर सीआरआर बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, सो इट इज रॉन्ग। एसएलआर में भी बढ़ाएंगे तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, तो इट इज रॉन्ग। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अच्छा तो पाकिस्तान में आबादी बढ़ जाए, किसी के पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं करे, तो अपने आप हवे में मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, दैट इज ऑल्सो इरेलीवेंट। सो द आंसर विल बी बी। और ये भी ऐसा प्रश्न है, 2 बार रिपीट हुआ, 2019 में पूछा, फिर 2021 में दोबारा पूछा। यूपीएससी में खासकर ये जो इकोनॉमी के सवाल है, ऐसा आपका गुड लक काम करते रहता है कि 1-2 सवाल रिपीट होते हैं। इनफैक्ट 2025 का जो पेपर आया उसमें 2 सवाल रिपीट हुए। एक कुछ संस्था थी पेट्रोलियम नेचुरल गैस का एक बोर्ड होता है पीएनजीआरबी, उसका सेम टू सेम सवाल रिपीट हुआ पिछले सालों में। फिर एक मेजर माइनर मिनरल्स पे कंट्रोल, उस पे भी एक सवाल रिपीट हुआ। तो पुराने पेपर देखने चाहिए, बार बार देखने चाहिए। कब से देखने चाहिए? तो 2011 से, जब नया जो सीसेट सिलेबस अस्तित्व में आया था। फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं unacademy.com/content/upsc/download से। अब हम आगे बढ़ते हैं, M0 क्या है? अगर मैं कपूर खानदान की फैमिली ट्री बनाऊं, या आप कह देखो ये ऋषि कपूर का बेटा है रणवीर कपूर, फिर आप ऊपर जाए, अच्छा ऋषि कपूर के पिता थे राज कपूर, अच्छा उनके पिता थे पृथ्वीराज कपूर, तो ये पूरा खानदान, उसकी फैमिली ट्री शुरू कहाँ से हुई? पृथ्वीराज कपूर से, उसे मैं कहूँ M0। उसके बाद जितने बच्चे हुए मल्टीप्लाई होते रहे, तो वो तो M1 M2 M3 M4 वो सब चीज़ें हैं। तो अब तक तो हम फोकस कर रहे थे M3 पर, अब हम रिवर्स जाते हैं कि M0 कितना था। कि हमने ये तो गिन लिया, चलो M3 200 हो गया, ये सब मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट था, लेकिन ये आरबीआई ने जो 100 रुपए छापे, तो उसकी क्वांटिटी हमको नापनी है, उसका क्या फॉर्मूला है? तो नेक्स्ट टॉपिक इज M0। अब आप ध्यान दीजिए, मैं आपको कहूं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, और फिर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पर सी की क्या वैल्यू होगी? आप कहें C² = A² + B² पाइथागोरस से। तो ऐसी हमें एक फॉर्मूला तैयार करनी होगी, M0 की वैल्यू क्या है। फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूं आपको कि देखो तुमने ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बनाया, तो कैसे बनाया? ऐसा ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके, नॉर्मल रूरल स्केल इस्तेमाल करके, कागज पे बनाया है, आईपैड पे बनाया है? हाउ डिड यू ड्रॉ दिस ट्राइंगल? इसका मतलब जनरेशन। तो एक दूसरा प्रश्न होगा कि आपने M0 पैदा तो किया, कैसे पैदा किया? सपना आ गया तो पैदा किया, कुछ गोल्ड सिल्वर था उसके सामने पैदा किया? दैट विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ लोग कहेंगे पर इतनी मगजमारी क्यों करनी है? तुम सीधा एक स्केल लेकर नाप लो ना कि ये यहां से यहां कितना है C। तो फॉर्मूला कुछ रटने की क्या जरूरत है? फॉर्मूला इसलिए रटनी है क्योंकि हमको एग्जाम पास करनी है। तो आगे 2 मुद्दे आएंगे, एक M0 की फॉर्मूला क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा, वो M0 जनरेट कैसे किया, कैसे पैसा छापा? सपना आ गया तो छापा, गोल्ड सिल्वर देख के छापा, कैसे छापा? तो कुल मिलाकर 2 ही स्लाइड बनेगी, लेकिन उसे आराम से हमें पढ़ना होगा। तो M0 की क्या वैल्यू है? जैसे M3 M1 वगैरह की फॉर्मूला हमने तैयार की, उसी तरह M0 की क्या वैल्यू है? उसकी फॉर्मूला कुछ ऐसी है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई जैसे कि CRR प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, जिसके उदाहरण मैं आपको आगे बताता हूं, उसका फाइनल वैल्यू आएगा M0। अब यहां पर हम ब्रेक डाउन करते हैं। पहला इंडिकेटर मैंने बताया, करेंसी इन सर्कुलेशन। तो करेंसी इन सर्कुलेशन कैसी हो सकती है? कुछ तो पब्लिक ने अपने हाथ में रखा है कैश, जैसे 100 रुपए, कुछ पैसा बैंकों में कैश में पड़ा है, जिसे हम कहें वॉल्ट कैश। वॉल्ट कैश मतलब क्या? 100 रुपया है तो 100 रुपये लोन में नहीं देगा बैंक, उसने कुछ पैसा डे टू डे ऑपरेशन के लिए रखना पड़ेगा कि अच्छा मुझे एटीएम मशीन में भी रिफिल करना है,
ये 100 रुपये इन लोगों ने दिए, बाकी 10 रुपये कोई विड्रॉ करने आ गया, पुराना क्लाइंट, कोई बड़ा क्लाइंट आ गया, उसको चाय पानी नाश्ता कराने हैं, मुझे गल्ले वाले को पैसे देने हैं। तो बैंकर डे टू डे ऑपरेशन के लिए कुछ कैश अपने हाथ में रखता है, सारा लोन में नहीं घुमाता है। तो बैंकर्स वॉल्ट कैश, तो ये जनता के पास और बैंकों के वॉल्ट कैश में जो पड़ा है, क्या पड़ा है? कॉइन्स, 1 रुपये का नोट और अन्य जितने भी बैंक नोट आरबीआई पैदा करता है, जो भी 2 रुपये से लेके 500 रुपये के, वो सभी की टोटल जत्था कितना है, 1 नोट 2 नोट करके टोटल क्या वैल्यू है, दैट इज करेंसी इन सर्कुलेशन, मान लो 100 रुपये। अब दूसरा इंडिकेटर, बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई, जैसे सीआरआर मैंने आपको बताया डिपॉजिट का 3-4 रुपये उधर जाएगा, तो वो पड़ा है जो भी 4 रुपये पड़े मान लो। तीसरा, अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, उसमें क्या आएगा, जनता की आरबीआई में डिपॉजिट, आपके जनता आरबीआई में सीधा कहाँ डिपॉजिट कर सकती है। कुछ बार होता है सीन कि जैसे 2016 में नोटबंदी के आसपास सरकार एक स्कीम लेके आई, ये ताऊजी के पास अगर ब्लैक में पैसा है, काला धन, इस घर में कोई सरकारी अफसर मच्छर मारने नहीं आ सकता, तुम रेड मारने आए, खाली हाथ जाओगे। ये ताऊजी के पास अगर ब्लैक में पैसा है, काला धन, तो तमीज से वो आरबीआई में उसका कुछ परसेंटेज जमा कर दे, वरना जेल में फिट कर देंगे। उसको कहा गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम। तो ऐसा कुछ बार आरबीआई में जनता का सीधा पैसा जा सकता है। कोई एनबीएफसी जैसे एलआईसी वगैरह ने पैसा जमा किया, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसी कोई बैंक का पैसा पड़ा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है, एंड लास्टली यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ पैसा पड़ा है। मान लो ऐसी अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई भी 100 रुपये, तो M0 कुल मिलाकर कितना हुआ, 100 + 4 + 100 तो कितना, 204 होगा, दैट इज M0। बस तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा ही है, इसको कबूल करो। हमको पाइथागोरस साबित नहीं करना है, हमको बस इतना A² + B² = C² समझ लिया। ये मतलब वो ऐसे कैसे फॉर्मूला बन गया, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो उसमें मत घुसिए। प्रीलिम या मेंस में वो ऐसा कोई आपको थियरम साबित करने का नहीं पूछते। दूसरा, कुछ लोग इधर फालतू का आ जाते हैं कि इसमें डबल काउंटिंग नहीं होगा, कि ये तो यहाँ पैसा था फिर इधर से इधर गया इधर। कौन पूछ रहा है, आप पुराने पेपर डाउनलोड करके देख लो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज आस्क्ड, उतना हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही कहा कि इकोनॉमी जटिल नहीं है, सिवाय कि आदमी मैथी मारने बैठे, पीएचडी करने बैठे, फालतू की वकालत शुरू करे। बस मैंने जो आपको फॉर्मूला बताई, वीडियो पॉज करके अपने नोट में लिखिए, 4 3 2 1। तो हमने समझ लिया कि M0 की फॉर्मूला क्या है, मतलब इस ट्रायंगल की लेंथ क्या है, उसको नापने का फॉर्मूला हमने बना दिया, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा। अब दूसरा प्रश्न है कि तुमने ये ट्रायंगल बनाया कैसे, पेन से बनाया, पेंसिल से बनाया, आईपैड से बनाया। तो उसी प्रकार दूसरा प्रश्न ये है कि M0 चलो हमने बना दिया, पर कैसे बनाया? कुछ गोल्ड सिल्वर को रख के बनाया, कुछ हवा में सपना आ गया तो बनाया। सो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। एक लाइन में उसका जवाब ये है कि आरबीआई के पास जितनी एसेट्स होगी तो लायबिलिटी में वो उतना पैसा सर्कुलेट करता है। कैसे, वो आगे हम बात करते हैं। मित्रों, आरबीआई बिना कुछ लिहाज रखे अंधाधुंध मन में आया उतना पैसा छाप देगी। अगर बाजार में सामने उतने प्याज टमाटर नहीं होंगे तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा ये जो M0 जनरेट किया जाता है वो किसी डिसिप्लिन के साथ, कुछ नियम कानून के साथ पैसा छापना चाहिए। तो इसलिए कुछ कानून बनाए गए हैं। एक है आरबीआई एक्ट, उसमें कुछ रूल्स हैं जो एक सीमा बनाते हैं कि आरबीआई इतने से ज़्यादा पैसा नहीं छाप सकता। और एक दूसरा भी कानून है जिसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। उसमें सरकार पर कुछ सीमाएं बनाई गई हैं कि वो इससे ज़्यादा पैसा उधारी में नहीं ले सकते और नॉर्मल सिचुएशन में वो आरबीआई से लोन भी नहीं ले सकते। ऐसे सब मामले। चलिए समझते हैं। अब कोई भी करेंसी नोट उठाओ, उस पर क्या लिखा होता है? 500 के नोट पे लिखा है कि आई प्रॉमिस टू पे bearer on demand sum of 500 rupees. I promise to pay the bearer sum of 500 rupees. नीचे गवर्नर की सिग्नेचर है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप 500 रुपये का एक नोट लेके जाएंगे आरबीआई ऑफिस में, तो गवर्नर साहब उसको आपको एक्सचेंज करके देंगे कि उसके सामने 50 के 10 नोट ले लो, 100 के 5 नोट ले लो। आपके पास फटा गला नोट है, सॉइल्ड नोट, तो उसे भी वो एक्सचेंज करके देंगे। ये सब प्रॉमिस है। तो इसके वास्ते कहा जाता है करेंसी नोट्स आर लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। सारी मुद्रा रिजर्व बैंक की देयता है, जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी है तो अंधाधुंध नहीं छापी जा सकती, नियम कानून से छापनी होगी। तो आरबीआई एक्ट में ये लिखा है कि
कि ऑल द नोट्स आर लायबिलिटी ऑफ आरबीआई, और आरबीआई उसको छापना चाहती है तो सामने प्रपोर्शन में आरबीआई के तराजू में एसेट साइड पर कुछ माल पड़ा होना चाहिए, गोल्ड, फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूं, एंड फाइनली रुपये के कॉइन्स और 1 रुपये का नोट जो असल में भारत सरकार छापती है। कैसे छापती है वो सब हम पिछले बेसिक लेक्चर क्लास में देख चुके हैं। तो एक तरफ आरबीआई के पास गोल्ड होगा और उसके प्रपोर्शन में सामने बाजार में करेंसी नोट्स होंगी वगैरह। अब आपको प्रश्न होगा कि ये कुछ बात सेट नहीं हो रही। अब समझो, आरबीआई ने अगर गोल्ड खरीदा तो वो आरबीआई के लिए एसेट हो गया, क्योंकि बाद में उसे प्रॉफिट पे आरबीआई बेच भी सकता है। अब आरबीआई ने गोल्ड खरीदा तो सामने ज्वेलर को आरबीआई ने 500 रुपये दिए होंगे, ये बराबर है। अब वही ज्वेलर वापस भी तो आ सकता है ना आरबीआई के पास कि ये जो 500 के नोट है आपने दिए मुझे, उस पर आपने लिखा है प्रॉमिस टू पे बियरर सम ऑफ दिस मच, तो आप मुझे छुट्टे करके दो, 100 रुपये के 5 नोट बदल के दो। हाँ तो भाई ये मेरी लायबिलिटी भी तो है। तो इसी कारण से आरबीआई के पास इस तरफ एसेट है, सामने लायबिलिटी है। किसी का भाई किसी की जान जैसा हो गया। उसी तरह ये फॉरेन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो खरीदे, तो आरबीआई के पास रुपया था, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट किया, डॉलर से अमेरिकन सरकार के बॉन्ड खरीदे। पर रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करते वक्त भी तो किसी के साथ तो एक्सचेंज किया था, वो आदमी वापस आ जाए, ये लो 90 रुपये और सामने मुझे एक्सचेंज करके दो 10 रुपये के 9 नोट दे दो, लायबिलिटी हो गया। उसी तरह भारत सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी सेम चीज़ होगी। गोल्ड में तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कॉइन में कैसे, वो लंबी कहानी आप कबूल कर लो। शॉर्ट में मुझे बताना हो तो ऐसी बात है कि मान लो सरकार ने 1 रुपया का एक सिक्का ऐसे 100 सिक्के छापे, तो सरकार सीधा गरीबों को नहीं देगी, सरकार वो सिक्के देगी आरबीआई को, आरबीआई उसके सामने 100 का नोट देगा सरकार को, तो फिर वापस वो आईएएस ऑफिसर की एक्सचेंज करके दो तो लायबिलिटी हो गया ना। यार उसकी बहुत मैथी मारने मत बैठो, बस आपको 4 लाइन तो याद रखनी है भाई कि आरबीआई जो नोट्स छापता है या सर्कुलेट करता है वो अपने एसेट के प्रपोर्शन में करता है, और वो कौन सी एसेट्स हैं, तो ये 4 एसेट्स हैं। तो हमने देख लिया M0 की फॉर्मूला क्या, वो देख ली, और M0 कैसे जनरेट होता है, तो आरबीआई के पास जो एसेट्स हैं उसके प्रपोर्शन में लायबिलिटी में वो सारा पैसा घूम रहा है। तो नीचे वाला सब जो है आप वीडियो पॉज करके लिखिए अपनी नोट में, 4 3 2 1। तो बराबर है ना। इस तरफ देखिए M3/M0 इज मनी मल्टीप्लायर, और वो मनी मल्टीप्लायर को और कौन से फैक्टर्स असर करते हैं, सीआरआर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, डिपॉजिट लोन जितने ज़्यादा होंगे मल्टीप्लायर बढ़ेगा, बैंकिंग पेनिट्रेशन गरीबों के खाते और खुले मल्टीप्लायर बढ़ेगा। और ये नीचे वाला M0 क्या था, तो उसकी फॉर्मूला हमने सीख ली, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। और ये M0 पैदा कैसे हुआ, तो ये सारा M0 आरबीआई की लायबिलिटी है, और उसके सामने आरबीआई के इश्यू डिपार्टमेंट में ये वाली एसेट्स होनी चाहिए, गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटीज, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉइन्स और 1 रुपये का नोट जो असल में भारत सरकार पैदा करती है। उसके प्रपोर्शन में ये इधर से इधर जाएगा। अब आप अलग अलग बुक्स में पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो देखने बैठेंगे तो वो इसमें मैथी मारना चालू करेंगे, ये ऐसा नहीं वैसा होता है, तंबूरा हाथ से नहीं मुंह से बजाते हैं। तो मेरा आप सबको एक ही बोलना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख भी लिया करो भाई, कौन इतना ज़्यादा पूछ रहा है। तो ये कुछ लोग इधर ही फंस जाते हैं, ये जो M0 मैंने बताया तो वो एसेट और लायबिलिटी कैसे, उसमें ये XYZ उनका उधर ही मैथी मारने में ख़त्म नहीं होता। ऐसे लोगों का कल्याण हो नहीं सकता, उनका इकोनॉमी सिलेबस खत्म नहीं होता, खत्म होता है तो भी उनको याद नहीं रहता, और इस कारण से उनकी प्रीलिम्स क्लियर भी नहीं होती। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया पिलर 1A2 का शुरुआती पार्ट, मनी मल्टीप्लायर M0 से लेके M4, ये देख लिया। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें 1A2 का पार्ट B होगा, जहाँ पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें ये सीआरआर, रेपो, ये सब चीज़ें हमको समझनी है। कुल मिलाकर मतलब आरबीआई के क्वांटिटेटिव टूल्स जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, एचडीएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब देखना है। फिर क्वालिटेटिव टूल्स जैसे कि डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट कंट्रोल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, ये सब देखना है। तो चैनल सब्सक्राइब करें, ये आगे वीडियो में बनाऊंगा। एक और चीज़, ये जो नया बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसके बाद पूरे साल के इकोनॉमी के अपडेट्स, उसकी प्रॉपर एक सीरीज़ में लॉन्च करता हूँ पावर पॉइंट हैंडआउट के साथ, और उसमें एक लेक्चर नहीं 6-7 लेक्चर होते हैं और कंटिन्यूअस हम सब कुछ पढ़ते हैं। तो ऐसे फ्री लेक्चर की मेरी सीरीज़ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर शुरू होगी।
5 तारीख गुरुवार रात 9 बजे से, जिसे मैं कहूँगा विन 26, क्योंकि मैं 2020 से ऐसी फ्री सीरीज चला रहा हूँ, तो विन 20, 21, 2, 3, 4, 5 और ये विन 26 सीरीज इस साल होने वाली है। बाकी मित्रों, ये आज मैंने जो पढ़ाया उसका पावर पॉइंट आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अनअकैडमी प्रोफाइल पे जाओ, मृणाल पटेल सर्च करो, फ्री क्लासेस टैब में आपको मिल जाएगा। उसी तरह इसके पहले वाला जो लेक्चर लिया था यूपीआई बिटकॉइन वगैरह, उसका भी आपको सब मिल जाएगा। और मेरे फुल लेंथ पेड क्लासेस वो भी चलते रहते हैं, गुरु शुक्र शनि रवि सोम क्लासेस होते हैं, रात को 9 बजे लाइव क्लासेस होते हैं, ताकि वर्किंग प्रोफेशनल, कॉलेज स्टूडेंट्स, हर कोई उसे अटेंड कर सके। हर बुधवार को उसकी टेस्ट होती है, कॉम्प्रिहेंसिव आपको नोट्स दिए जाते हैं। और ये मेरा इकोनॉमी कोर्स अनअकैडमी के नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का हिस्सा है, कि उसमें एक ही सब्सक्रिप्शन में आपके सारे सब्जेक्ट के सारे क्लासेस कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं, जिसमें आपको थियोरी से करंट, प्रीलिम से मेंस सब कुछ पढ़ाया जाता है। और अभी ये रिपब्लिक डे ऑफर के चलते आपको आकर्षक इसमें सब डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल रहे हैं, तो बिल्कुल देर ना करें, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो फिर आप मॉक टेस्ट और मेंस आंसर राइटिंग पर ध्यान दे पाएंगे। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, डिस्काउंट कोड याद रहे mrunal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.